Good morning. Today's topic is de Broglie hypothesis, dual nature of matter and radiations. यानी प्रकाश और द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में डी ब्रोगली के द्वारा दी गई हाइपोथेसिस या परिकल्पना के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रकाश की निम्न घटनाओं को तरंग सिद्धांत के आधार पर सफलतापूर्वक हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं, इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन और पोलराइजेशन यानी ध्रुवण। किंतु कुछ घटनाओं की व्याख्या तरंग सिद्धांत से नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव, एमिशन स्पेक्ट्रा, उत्सर्जन और अवशोषण का स्पेक्ट्रा और रमन इफेक्ट। इन घटनाओं की व्याख्या प्रकाश के कण रूप कार्पस्कुलर नेचर के द्वारा ही उसे प्रकाश को कण के स्वरूप मानकर ही की जा सकती है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग रूप में न चलकर छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, जिसे हम फोटोन या क्वांटा कहते हैं। इस प्रकार प्रकाश की सभी घटनाओं को समझने के लिए फोटोन थ्योरी व वेव थ्योरी दोनों ही आवश्यक है। 1924 में फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस डी ब्रोगली ने यह विचार रखा कि उचित अवस्था में सूक्ष्म द्रव्य कण यानी मटीरियल पार्टिकल्स, फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, यह कण भी तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। अतः डुअल नेचर यानी कि द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है, वरना सूक्ष्म द्रव्य कणों में भी होती है। तो इस प्रकार उन तरंगों को जो कि द्रव्य कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि से संबद्ध होते हैं, उन्हें मैटर वेव्स या डी ब्रोगली वेव्स, डी ब्रोगली तरंगे भी कहते हैं। डी ब्रोगली की ये जो परिकल्पना है, ये तरंग यांत्रिकी के ऐतिहासिक विकास की बैकग्राउंड है। यह अपने आप में एक साइंस है जो कि परमाणुीय और अपरमाणुीय कणों की गति को तरंग रूप में वर्णित करता है। यदि हम इस तरंग यांत्रिकी का प्रयोग हैवी वेट वाले, अधिक भार वाले या स्थूल कणों के लिए करें, तो तरंग की स्थिति और गति का वही मान आता है जो रूढ़ यांत्रिकी द्वारा यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। किंतु माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, अति सूक्ष्म कणों के लिए ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स उनके व्यवहार को नहीं समझा पाती, अपितु जो वेव मैकेनिक्स है वो उनके बिहेवियर को समझाने में सफल होती है। तो इसलिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से हम अति सूक्ष्म कणों और उनके माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए हम बात करते हैं डी ब्रोगली रिलेशन की। यदि इन विकिरणों की प्रकृति तरंगीय मानी जाए, तो उनके साथ तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति और अवस्था जैसे गुणों का होना बहुत आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में जबकि उस विकिरण की प्रकृति तरंगीय है यानी उसमें तरंगदैर्ध्य है, आवृत्ति है, तो ऐसी परिस्थिति में विकिरण की आवृत्ति को अगर हम न्यू कहें, तो तरंगीय प्रकृति के अनुसार जो उसकी ऊर्जा है E, उसे हम प्लैंक्स इक्वेशन के द्वारा दे सकते हैं। आपको याद होगा जब हमने प्लैंक्स इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, तो किसी भी पार्टिकल की एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू उसकी आवृत्ति है।
किंतु जब हम विकिरणों को कण के रूप में माने तब उसकी ऊर्जा हम आइंस्टीन इक्वेशन के द्वारा दे सकते हैं। आप भली भांति जानते हैं आइंस्टीन इक्वेशन में एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर, जहाँ m फोटोन का द्रव्यमान और c प्रकाश का वेग है। अब चूंकि दोनों ही इक्वेशन एनर्जी के मान को समझा रही हैं, तो ऐसे समय में हम दोनों इक्वेशंस को मिला दें तो h न्यू इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर, या हम यूँ कहें कि m इंटू सी शुड बी इक्वल टू h न्यू ओवर c। और हम पढ़ चुके हैं कि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के मध्य जो रिलेशनशिप है वो इस प्रकार है, न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा, लेमडा यानी उसका तरंग दैर्ध्य, उस तरंग का तरंग दैर्ध्य, उस विकिरण का तरंग दैर्ध्य। तो ये मान अगर हम यहाँ रख दें इस इक्वेशन में, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है m इंटू सी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा, और लेमडा हम इस प्रकार निकाल सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर m इंटू सी। और हम जानते हैं कि द्रव्यमान इंटू वेग हमेशा समवेग के बराबर होता है, तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एच यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है और p फोटोन का समवेग है। तो इस प्रकार यह इक्वेशन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जिसे हम डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं। यानी इससे स्पष्ट है कि किसी भी गतिमान कण का संवेग उसके तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी मोमेंटम और लैम्डा के बीच, वेवलेंथ के बीच हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर लैम्डा को यानी इस तरंग दैर्ध्य को हम डी ब्रोगली वेवलेंथ से भी जानते हैं। तो यह इक्वेशन किसी भी गतिशील कण के लिए उसके द्रव्यमान, उसकी गति और तरंग दैर्ध्य में संबंध को दर्शाती है। इस इक्वेशन से स्पष्ट है, जैसा कि साफ नजर आ रहा है, कि कण की संहति और वेग जितना अधिक होगा उससे संबद्ध तरंग का तरंग दैर्ध्य भी उतना कम हो जाएगा। यह सही है कि बड़े कण जिनका दैनिक जीवन में हम निरंतर उपयोग करते हैं, उनकी गति के साथ तरंग दैर्ध्य भी जुड़ी होती है। परंतु हमारे दैनिक जीवन में जो निरंतर उपयोग होने वाले कण हैं, उनकी द्रव्यमान या संहति इतनी अधिक होती है कि उस वजह से तरंग दैर्ध्य का मान बहुत कम हो जाता है, जिसे हम नगण्य मान लेते हैं। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हम एक बॉल का एग्जाम्पल लें कि एक बॉल है जिसका द्रव्यमान 0.1 kg है, किलोग्राम है, और वह 60 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील है। मूविंग बॉल है जिसका द्रव्यमान दिया गया है और उसकी गति भी दी गई है। ठीक उसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान 9.11 into 10 to the power minus 31 kg, which is approximately 10 to the power minus 30 kg है। इतना सूक्ष्म कण है ये। यह भी समान वेग से गतिशील है। तो अगर हम इन दोनों कणों के तरंग दैर्ध्य को ऊपर दिए गए डी ब्रॉगली इक्वेशन के द्वारा ज्ञात करें, तो हमें यह स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी कि बॉल की गति से उत्पन्न होने वाला जो तरंग दैर्ध्य है वो 10 to the power minus 34 मीटर के बराबर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उत्पन्न तरंग दैर्ध्य, उससे उत्पन्न वेव का तरंग दैर्ध्य 10 to the power minus 5 मीटर्स होता है। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्लियर है कि कण की संहति और वेग जितना अधिक होगा, उससे संबद्ध तरंग का तरंग दैर्ध्य उतना ही
कम होता जाएगा। बड़े कण का जो तरंग दैर्ध्य है वो इतना कम है कि उसे हम नगण्य मान लेते हैं, जैसा कि बॉल के समय हम देख रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य आप देख रहे हैं कि बॉल के कंपैरिजन में अधिक है। तो इस प्रकार डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से प्रकाश की द्वैत प्रकृति को समझाते हुए हम सूक्ष्म द्रव्य कण के तरंग के रूप में उसकी तरंग की भांति व्याख्या कर सकते हैं और उसके तरंग दैर्ध्य का मान निकाल सकते हैं। थैंक यू।